कर पाएंगे then we कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे लिखा हुआ है कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose radius of the base and height are in the ratio 5:12। वॉल्यूम दिया हुआ है 2512। तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग, अस्मी कैसे किया आपने? वन बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच इज 2512। उसके बाद वैल्यूज पुट की। तो पेपर में क्यों नहीं सॉल्व हुआ था ये फिर टेस्ट में? क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? यू नीड टू थिंक अबाउट इट। वहां पे हम क्यों पढ़कर नहीं आते हैं या हम अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं बच्चे? और जब पाए आपको 3.14 दिया हुआ है तो वो 3.14 ही लगाओगे आहिल, ठीक है? ठीक है, पाए जब 3.14 दिया है उससे कैलकुलेशंस इजी ही होंगी। एंड देन यू हैव 25x square into 12x as 2512। टू 2512 बाय 314। कैलकुलेशंस के साथ क्वेश्चन रखना चाहिए हमें, तो मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि पता है बस सॉल्व किया। द मोमेंट आई गिव अ क्वेश्चन एंड यू नो हाउ टू सॉल्व, दैट इज द लेवल ऑफ अचीवमेंट या परफेक्शन हमें आप में लेकर आनी है। अपने आप में हमें वो परफेक्शन चाहिए कि मैंने आपको क्वेश्चन लिखकर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्वेश्चन लिखकर देती हूँ, ठीक है ना? इसे रैशनलाइज करो, क्या करते हो? फटाफट से दिमाग चलता है, फटाफट से पेन चलता है, हमें उस लेवल की परफेक्शन चाहिए। और बैठो, समझ में आ गया? अब इसमें एक क्वेश्चन रहता था आपका, एक तो वो टार्पोलिन वाला जो आपका लिस्टेड क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लोगे? आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, इसका मतलब रेडियस है 10 और हाइट कितनी है 24। डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, रेडियस इज 10, हाइट इज 24। अगर आप स्लांट हाइट निकालोगे इट विल बी 26। स्लांट हाइट इज 26। बिल्कुल ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें लगाना है पाई आर एल। द मोमेंट आई से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिमाग में साथ ही आए पाई आर एल। कल का टेस्ट सबने किया था, घर जाके सॉल्व किया है ना? अब आपको सच में कह रही हूँ, ब्रेक मिल रही है 5 डेज की, इसमें ठीक है एंजॉय करो, दिवाली टाइम में फेस्टिवल है, पर एक आधा घंटा रखना रोज का। कोई एक चैप्टर या एक ही टॉपिक ले लो, जैसे अभी सरफेस एरिया कर रहे हैं ना, इसी को लेकर इसमें परफेक्शन लेकर आ जाओ। एटलीस्ट 5 डेज एक टॉपिक को देना शुरू कर दो, एक चैप्टर को देना शुरू कर दो। 5 डेज में लगातार उसके सारे क्वेश्चंस बार बार करने हैं, ठीक है? 7 डेज ले लो, एक हफ्ता ले लो, अभी भी टाइम है। अगर आप 1 वीक करके एक चैप्टर को देते हो 1 आवर पर डे, आपके सारे चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर मैथ्स प्रिपेयर हो गई, बाकी सभी सब्जेक्ट्स आपको जनवरी में स्टार्ट करने बड़े आसान लगेंगे। मैथ्स का हमें पता है, हमें आता होगा, थोड़ी बहुत रिविजन, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो मैं क्लास में करवाती रहूंगी, प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, ठीक है? टारगेट मेरा नवंबर 10 है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 10th ऑफ नवंबर आराम से सिलेबस पूरा हो जाएगा, खींच कर भी मैं अगर करती हूँ ना काम, बिकॉज अभी सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स रह गया। क्लियरली आराम से नवंबर 10 सिलेबस पूरा है। उसके बाद मुझे आपको केस स्टडीज, एक्स्ट्रा रिवर्शन, रीजनिंग, इन सब की रिविजन सब करवानी है। बट मेक श्योर तब तक आपके पास अपने डाउट्स हो कि ये नहीं आता, हमें पता ही नहीं हमें क्या आता है ना? मैं आपसे पूछती हूँ फर्स्ट चैप्टर आता है, हाँ ठीक है, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, ये सब क्लैरिटी अपने माइंड में रखोगे। पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन आती है, रिमाइंडर थ्योरम आती है, फैक्टर थ्योरम आती है, क्या नहीं आता टॉपिक वाइज डिसाइड करके रखो ताकि हम उसकी रिविजन क्लासेस ले सकें फिर, ठीक है? और ये नहीं कि मुझे आता है बाकी सबको नहीं प्रॉब्लम है, जिसको एक टॉपिक में डाउट होगा पूरी क्लास वही टॉपिक पढ़ेगी, बाकियों की रिविजन है, हमारा डाउट क्लियरिंग है, बाकियों की प्रैक्टिस है। समझ में आ गया? राइट, चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है? एक एग्जाम्पलर कभी भी मिस नहीं करना, 9th हो 10th हो, साइंस मैथ्स, मैथ्स का तो बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा सभी एग्जाम्पलर से आएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। केस स्टडी, एक्स्ट्रा, एमसीक्यू, सब अगर पेपर उठाओ सारा एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी होता है, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है? द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक। एक तो ना सच में दिस इज अ मेजर कंफ्यूजन, हेमिस्फेरिकल टैंक जब लिखते हैं ना, तो एक ध्यान रखना 2/3 पाई आर
क्यूब इज द वॉल्यूम। बेटा मैं ये गलती करती हूँ, मुझे पता है समटाइम्स जब मैं फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ या कुछ करवा रही होती हूँ, यहाँ क्लास में भी यू विल फाइंड मी डूइंग इट 4/3, ठीक है, बट आई नो मैं ये गलती करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्शियस होकर मैं देखती हूँ कि ये वॉल्यूम है, अच्छा हेमिस्फीयर का है। मैंने कहा था ना पिछले साल बहुत गलती हुई, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि नहीं मैं हेमिस्फीयर यूज कर रही हूँ 2/3। ये आपका माइंड आपको ना ट्रेन करना है इतना कि हमें बता सके कि मैं ये गलती करती हूँ कैलकुलेशंस में, आई नीड टू अवॉइड दिस। समझ में आ गया, राइट? 2/3 pi r cube, 2 pi r square is the curved surface area, total surface area is 3 pi r square। सोचकर फॉर्मूलाज लगाने हैं, सिलेंडर का है सिलेंडर, कोन का है कोन, स्फीयर का है स्फीयर, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि इसमें एक टैंक में एक पानी है, इसकी डायामीटर है 14 मीटर्स। अनदर थिंग दैट आई नीड टू सी, मुझे लिखना है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो गई, 7 मीटर, ठीक है। इसमें पानी ऑलरेडी है 50 किलोलीटर्स। कितना पानी इसमें हो सकता है, क्या 50 इसकी कैपेसिटी है, कहते ना बॉटल आधी भरी हुई है, थोड़ा सा पानी है इसमें, तो उसमें 50 किलोलीटर्स पानी है, इसमें कितना पानी आ सकता है वो हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 इंटू 22/7, नथिंग इज मेंशन, पाई को 22/7 लेना है, और इसलिए भी क्योंकि रेडियस 7 है तो 7 और 7 कट जाएगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स 44 इंटू 49/3 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करके मुझे बताओ व्हाट इज 44 इंटू 49। जैसे 2 दिन बच्चे पहले कर लेते हैं ना, दिस इज द परफेक्शन, मतलब ये स्पीड होती है, ये अलर्टनेस होती है कि फटाफट से मल्टीप्लाई करके आंसर दे, ठीक है। ये क्लास में सच में होना चाहिए, मजा आपको भी आएगा, जब मैथ समझ में आएगी ना उसको करने में और मजा आएगा, और इसको समझना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। एंड आफ्टर रिपीटेड स्टेप्स ना, मतलब सच में कह रही हूँ, 4 हमने अगर फर्स्ट चैप्टर किया था, मैंने आपको पूरा 2 महीने वो चैप्टर करवाया था, अगर जिसने क्लास शुरू से की हुई है, तो अगर मैं आप करवाती हूँ ना कि फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करो, तो मुझे मतलब मैम नहीं प्लीज बिल्कुल नहीं करवाना, कहते हो ना, वो इसलिए कि इतनी बार कर चुके हैं, अब ये याद हो चुका है कि हाँ थोड़ी बहुत गलती होती है वो ठीक है, बट बेसिक हमें प्रोसेस याद है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2156/3 क्यूबिक मीटर्स, राइट। अब ये कहता है कि इसमें ऑलरेडी 50 किलोलीटर्स पानी है, राइट। अब किलोलीटर्स को मुझे कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में, या इसको कन्वर्ट करूं किलोलीटर्स में, दैट इज अ थिंग व्हिच वी नीड टू सी। देखो यूनिट्स होते हैं, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, एंड 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। इसका मतलब 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, तो कितना पानी है उसमें ऑलरेडी, 50 क्यूबिक मीटर, 50 मीटर क्यूब उसमें ऑलरेडी पानी है, ठीक है। तो ये टैंक की कैपेसिटी ज्यादा है, पानी इसमें भरा हुआ है 50 क्यूबिक मीटर, कितना और पानी पंप करें, इसके अंदर और पानी डालें, तो क्या करना है, 2156/3 माइनस 50। कन्वर्जन समझ में आ गई सबको, आप इसको 1000 से भी कर सकते थे, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 2156 माइनस 150/3, 2006/3। नाउ दैट डिपेंड्स, हमें क्यूबिक मीटर का है पानी की लीटर्स का है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का है ना, तो इतना लिख सकते हो, 2006/3 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर नीड्स टू बी पंप्ड, ठीक है। सरफेस एरिया के क्वेश्चंस को ना फॉर्मूला बेस में मत जाना कि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, वो बेटा एलसीएम लिया, ठीक है। इनको ना हमेशा एक स्टोरी की फॉर्म में देखना कि पहले हो क्या रहा है, देन गो फॉर फॉर्मूला। डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं जाना है कि ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहले देखो कि पानी कितना है, ये बता क्या रहा है, राइट, एंड देन उसके बाद देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। समझ में आ गया इतना, राइट। ये पूरा टेस्ट पेपर दोबारा से हो जाएगा, एक बार अगर कर लिया है, आई वांट कम से कम 2-3 बार कराओ, और
इतना कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि अगर मैं कल ये सेम पेपर आपको देती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आज भी आपको ये सेम पेपर दे दूं ना, पूरा सॉल्व करवा चुकी हूँ, कहीं ना कहीं गलती फिर करोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन कोई अटक जाएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इतनी परफेक्शन या इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कल मैं आपको ये पेपर देती हूँ पूरा का पूरा, तो आपने सॉल्व किया है, गलती नहीं होती। ये नहीं कि ये आता नहीं है, भूल गए, ऐसा नहीं चाहिए। समझ में आ गया ये? राइट। चैप्टर 6 का अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ, प्रूफ वाले क्वेश्चन देती हूँ, उस पर टकते हो। अगर मैं नॉर्मल कोई क्वेश्चन देती हूँ जिसमें पैरेलल लाइंस लगाना है, कर लेते हो सॉल्व? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सब लगा लेते हो ना, है ना? अगर ट्रायंगल्स में नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाए, वो सॉल्व हो जाते हैं ना सारे, है ना? प्रूफ छोड़ दो, प्रूफ में तो पता है कि एक बार रिवाइज करना होगा उसके बाद, राइट। लेकिन अगर हम रिवाइज कर लेते हैं और पेपर में वो क्वेश्चन आए प्रूफ का, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर 7 में भी इतनी ही स्पीड चाहिए कि क्वेश्चन देखे और पता हो कि ये स्टेप्स करने हैं, हमें हमें वो याद करना है, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी, एक चीज अपने अब देखना, हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है। देखो मैथ्स पूरी बुरी नहीं लगती, कोई एक चैप्टर गंदा लगता है ना? कौन सा? ज्योमेट्री। हाँ देखो उसका आ गया ना, कोई एक चैप्टर होता है जो बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, उसको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो आपने अब क्या करना है, अपना वो एरिया एनालाइज करो, कौन सा एरिया है। किसी का अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं होता, किसी को पॉलिनोमियल समझ नहीं आते, वो एक्स वाई जेड का फैक्टराइज करना किसी को नहीं समझ में आता है ना? हाँ सीरियसली, ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हर सब्जेक्ट में चलेगा, अकेला मैथ्स नहीं। मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ तो आई नो माई टॉपिक्स, आई कैन टेल यू। पॉलिनोमियल्स किसको नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो करना क्या होता है, बाकी सभी चैप्टर्स तो आप रिवाइज करोगे, पॉलिनोमियल्स ना, जो एक चैप्टर या जो एक टॉपिक, ज्योमेट्री नहीं आती ना, टारगेट रख लो 2 क्वेश्चंस पर डे आपने सॉल्व करने हैं उससे। 2 क्वेश्चंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैप्टर 7 उठाओ, ज्योमेट्री नहीं पसंद ना, चैप्टर 7 उठा, पसंद है? हाँ तुम्हारा चैप्टर 7 उठाना, रोज का 1 या 2 क्वेश्चन लिखने शुरू कर दो, बट बी कंसिस्टेंट। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा कि एक दिन किया और अगले दिन हम मास्टर हो जाएंगे। आपको कम से कम दिसंबर तक ये प्रोसेस चलाना है, जैन में फिर आप मुझसे बात करें। समझ में आ गया? फॉर एवरी सब्जेक्ट यही एक रूल होता है, 2 पेजेस किसी एक सब्जेक्ट के पढ़ने शुरू कर दो। ये मत करना कि एक दिन पढ़ा, बीच में एक दिन छुट्टी मारी, चलो चलता है, लेकिन एक हफ्ता ब्रेक ले लोगे, वो नहीं चलेगा। हम 2 दिन पढ़कर हफ्ता ब्रेक लेते हैं, ठीक है? रूटीन जो नॉर्मल टारगेट होता है मैं वो बता रही हूँ आपको। अब इस लेवल से अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, दिसंबर आ चुका है, रिकॉग्नाइज योर चैप्टर्स, ठीक है? कौन सा अच्छा नहीं लगता, जैसे उसने कहा मुझे ज्योमेट्री नहीं पसंद है, ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6, चैप्टर 7, अभी 8 करवा रही हूँ, और फिर सर्कल्स होगा चैप्टर नंबर 10। हाँ जी, 9th में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, ठीक है? 10th में उतनी ही कम है, 10th में उतनी ही कम है, ठीक है? और दूसरी चीज है, चैप्टर 6 आता है, अब देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछ सकते हो आकर आप, मैं आपको पूरा डिटेल चार्ट बताऊंगी, मैम कैसे पढ़ना है मैं बता सकती हूँ आपको पूरा। चैप्टर 6 उसमें आता है, हो जाता है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। चैप्टर 7 फिर प्रॉब्लम क्या है, ज्योमेट्री। चल अगर इसका क्वेश्चन देती हूँ तो गलती आती है, इसमें गलती किसमें हुई थी पेपर्स में? पेपर आपने देखा ना, मैंने चेक नहीं किया हुआ, किसमें गलती, किसमें मार्क्स कटे थे? लास्ट क्वेश्चन कौन से वाला था? ज्योमेट्री का ही थे ना, ज्योमेट्री का ही था ना, वो क्वेश्चन उठाओ, चैप्टर 7 का ही होगा, 5 पार्ट वाला, है ना? हाँ चैप्टर 7 उठाओ ना, इसको ना, इसके 2 या 3 क्वेश्चंस रेगुलरली लिखना शुरू कर दो। समझ में आ गया? जो चैप्टर जो क्वेश्चन गलत हुआ था ना, उसी को 4 बार लिख लो। समझ में आ गया इतना? अच्छा अब आते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं पसंद है, कौन कौन है पॉलिनोमियल्स वाले? ठीक है, करना क्या है आपको, पहले तो सारे फॉर्मूलाज याद करो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हंसने वाली बात नहीं है ये। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर उसको डांट के चुकी हो, तो मैं अलग से डांटूंगी अब मैं, राइट? सारे फॉर्मूलाज लिखो, एक पेज बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने लिख लो, या रखो अपने पास, या फोन होता है उसका वॉलपेपर बना लो। सच में दीज आर द टेक्निक्स दैट वर्क इफ यू हैव टू रिमेंबर समथिंग। ये हंसने की बात लगती है, बट ये मेमोराइजेशन की टेक्निक्स होती है। हमारे पास फोन नहीं थे, बट वी हैड फ्लैश कार्ड्स, हमें फ्लैश कार्ड्स दिए जाते थे, राइट? कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, बिकॉज अगर आप यू स्टे इन दिल्ली, इफ यू आर इन दिल्ली ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आपको अगर ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता था, कहते थे फ्लैश कार्ड्स रखो, और बैठे हो बस में या कहीं बैठे हो तो जस्ट सी थ्रू इट, फ्लिप थ्रू इट। ये टेक्निक्स बहुत वर्क करती हैं। अगर मुझसे आज पूछो ना 1/17 क्या है, मुझे याद होता है।
ठीक है, कब का पढ़ा हुआ है? 15 साल हो गए। हाँ, याद करना, बताओ, करो कैलकुलेट। ठीक है, हाँ। तो अगर ये टेक्निक्स हमें याद करनी है ना, अगर हमें करना है तो थोड़ी सी मेहनत रेगुलरली में, टेक्निक्स के बहुत फालतू की लगती है कि ऐसे कैसे होगा, पर ये सब रखो, फॉर्मूलाज अपने याद रखो। पॉलिनोमियल्स में फिर देखना है हमारे पास, देखो एक तो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, और एक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ना क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, जितनी मैंने आपको वर्कशीट्स दी हुई हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चंस करने शुरू करो, और फिर कंपेयर करो कि ये इस क्वेश्चन में ये टेक्निक थी, उसमें ये चली कि नहीं चली। सिर्फ इसमें प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो भी रेगुलर। समझ में आ गया? इन एनी अदर चैप्टर इफ यू वांट एनी अदर हेल्प कि कैसे उसमें पढ़ाई शुरू करे, कैसे पढ़ाई शुरू करे ना, वो मुझसे पूछ कर जाओ। अभी क्लास में नहीं पूछना, क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर चैप्टर का भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 8, हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। आदित्य नहीं आया? रुचिता, आदित्य और सृष्टि एब्सेंट क्यों होते हैं? चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल 4 डन। एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, है ना? क्वेश्चन 5 रहता है अभी, है ना? चलो एग्जाम्पल 5 करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल 5 में देखो क्या क्या है कि शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया है, बनाओ पैरेललोग्राम फटाफट से। उसने कहा ना बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगी। नेम करो इसको। दिस इज व्हाट टेक्निक ऑफ वर्किंग इज। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं आता है कैसे करेंगे, पर मुझे पढ़ाना है इसको, मैं नहीं बच सकती, तो मैं क्या कर रही हूँ अब, मैं पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, फिर उसने क्या कहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, 4 एंगल्स हैं, चारों एंगल्स के बाइसेक्टर्स बना लो। ठीक है, शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप नेम कर लो। ठीक है, तो गिवन में मैं क्या लिखूंगी, अ पैरेललोग्राम ABCD, AR bisects angle A, BR bisects angle B, CP bisects angle C, and DP bisects angle D। जितना ये क्वेश्चन लंबा लगता है ना, उतना ही आसान है। जब एंगल्स का क्वेश्चन होता है ना, और रेक्टेंगल फॉर्म करना है, रेक्टेंगल का मतलब सबसे आसान क्या होता है, या तो ऑपोजिट साइड इक्वल या पैरेलल, या फिर हमें क्या करना है, और भी आसान काम क्या होता है रेक्टेंगल बनाने का, ऑल एंगल्स 90। अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ ना, किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स 90 है, तो वो रेक्टेंगल है। अगर वो पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है, तब वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अगर मुझे किसी भी फिगर को रेक्टेंगल बनाना है ना,
आपको मैं कल कहूं कि रेक्टेंगल ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन लोगे, 90 डिग्री एंगल यहाँ, 90 डिग्री एंगल यहाँ, एक ये मेजरमेंट लेकर 90 डिग्री एंगल यहाँ। साइड्स नहीं मैंने दी आपको। अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप 90 डिग्री एंगल के बेसिस पे ही ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो मुझे किस सारे एंगल्स को 90 प्रूव करना है। टू प्रूव PQRS is a rectangle, मुझे ये प्रूव करना है PQRS is a rectangle, that means all angles are 90 degree. This is how I will prove. और angle P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to angle S is equal to 90 degree, है ना। ये हमारी इंग्लिश है, PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करो। लेकिन हमारी मैथ्स क्या कहती है, कैसे प्रूव करोगे, जब आप सारे एंगल्स को 90 बता दो। समझ में आ गया। मैथ्स ये कहती है कि सारे एंगल्स को 90 बताओ, रेक्टेंगल कैसे बताओगे उसको, जब सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसका प्रूफ करेंगे कैसे, जब भी एंगल्स की बात आती है, लिख लिया ये गिवन टू प्रूफ, है ना। जब भी एंगल्स की बात आती है ना और बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमने एंगल्स को यूज करना है। एबीसीडी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि गिवन क्या है, गिवन था एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट कैन आई से इन अ पैरेललोग्राम, दो चीजें, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स के बारे में बात करें ना, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आप लिख दोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर मैंने नाम ज्यादा नहीं लिखने के लिए इसको एंगल 1 और एंगल 2 लिख लिया। What is half of angle A plus half of angle B is equal to half of 180 degree? तो क्या बन जाएगा, एंगल A by 2 एंगल B by 2 is equal to 90। एंगल हाफ ऑफ एंगल A को मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ और एंगल 2 हाफ ऑफ B को is equal to 90 डिग्री। ये ना टेक्निक आपके क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहे हो, पेन नहीं है, पेन का है, हाँ तो बोल दो, दो भी कोई इसको पेन है किसी के पास, समझ रहा हूँ। राइट, तो हमने हाफ ऑफ एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 2 को ले लिया 90 डिग्री। इसके बाद आप क्या लोगे, इन ट्रायंगल ARQ, समझ में आया, इन ट्रायंगल ARQ। ये एंगल 90 दिया नहीं हुआ, इसे प्रूव करना है, तो उसके लिए मैंने एंगल ट्रायंगल लिया ARB, सॉरी नॉट ARQ, ARB, AR और B। क्या करेंगे इसमें, अब क्या लगता है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ARB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। धृति दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है ना, यस मैम, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हमने लिखा 90 प्लस एंगल ARB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ARB कितना आ गया 90, तो आपने ये एंगल प्रूव कर दिया 90, ठीक है। अब जो हमने ARB के साथ किया है ना, वही आप ट्रायंगल ले सकते हो CDP। सिमिलरली इन ट्रायंगल CDP एंगल CPD इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमने यहां इस पार्ट के साथ किया है यही सेम यहां भी कर सकते हैं कि दिस एंगल इज 90, सिमिलरली लिख दिया, ठीक है। दो एंगल्स प्रूव करके आमने सामने वाले, इन दोनों को प्रूव करना है, एक ये और एक ये। उसके लिए हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ASD, समझ में आ गया। दो तो डायरेक्टली ट्रायंगल लेकर होते हैं, अब मैंने लिखा, देखो बाकी सब सिमिलरली वाला ही आएगा अब इसमें, सिमिलरली in triangle ASD angle ASD is 90 degree, angle ASD is equal to angle PSR। क्यों, ये एंगल कहता है इसके इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देखो ठीक है। तो आपका एंगल PSR भी किसके इक्वल आ गया 90,
तो ऐसे ही लिख सकते हो, बचा एक एंगल आर क्यू पी, पी क्यू आर। बस सिमिलरली ले सकते हो कि जैसे हमने इसके साथ इसको लिया है, ऐसे ही इसके साथ इसको भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? सिर्फ आपने एक चीज लिखनी है इसकी, बाकी सभी सिमिलरली हो रहा है। सिर्फ ट्रायंगल ए आर बी लेकर आपने लिखा, बाकी सब सिमिलरली हो रहा है। ठीक हो गया? तो सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इज 90। समझ में आ गया? राइट? तो all angles of quadrilateral PQRS are equal to 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. अब इतना करने के बाद ना अपने माइंड में रिवाइज करो हमने प्रूफ कैसे किया था। ठीक है? जब ये लिख लिया ना तो एक रिवीजन 2 मिनट की होती है। माइंड में हमने किया क्या, पहले क्या किया था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, क्या लिखा था, बिना देखे देखने हमें बोलना है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180, वो थे सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर उनका हमने क्या किया, हाफ लिया। हाफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने हो गए, 90। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या था, ट्रायंगल लिया ए आर बी। सी द फिगर, ट्रायंगल लिया ए आर बी। ए आर बी में लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी, जिससे हमारे पास क्या आ गया, एंगल आर। एंगल आर 90 आ गया। Now when we've taken this angle R as 90, similarly हमने क्या लिया, एंगल P is 90। समझ में आ गया? उसके बाद similarly एंगल ये वाला is 90। उससे हम यहां पहुंचे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और उससे फिर हमने ये ले लिया 90 डिग्री। बस ये लाइन लास्ट में आकर बहुत जरूरी है, इसका 1 नंबर कट जाता है वरना। All angles of quadrilateral PQRS are 90. Therefore, PQRS is a rectangle. Hence, bisectors of angles of parallelogram form a rectangle. समझ में आ गया ये? क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 5। क्योंकि जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 6 है, वो प्रॉपर्टी नहीं है कोई ट्रायंगल उसकी, वो फर्दर उसका यूज करने का ही काम है। नेक्स्ट विल कम टू एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 ये ना क्वाड्रिलेटरल्स की या पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज को आपको प्रूव करने को कह रहा है कि पता है पैरेललोग्राम में आप बताओ बाइसेक्टर्स जो वो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स दे आर इक्वल। ये गिवन है मुझे। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल बनाया, डायगोनल्स मैंने इक्वल लिए, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वल वाली। ठीक है? दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं आपस में, एंड दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। मतलब अगर मुझे इस बेसिस पे एक फिगर बनानी हो, मैंने 2 इक्वल लाइंस ली लाइक दिस। ठीक है? 6 ब्लॉक्स की एक लाइन ली थी। ऐसे ही इफ आई टेक लाइक दिस, 90 डिग्री एंगल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल भी है। जितनी लेंथ यहां पर थी 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स इसमें लिए थे वर्टिकल में, 6 ब्लॉक्स लिए हॉरिजॉन्टल में। कि कल आप कोई ऐसी एक 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस लोगे जो इक्वल होंगी, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी और बाइसेक्ट भी करती हैं। जब इनके एंड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो कहता है इससे स्क्वायर ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। अब समझ में आया क्या प्रूफ करना है हमें? मुझे डायगोनल्स के बारे में गिवन है, 2 लाइंस के बारे में गिवन है जो इंटरसेक्ट करती हैं 90 पर, इक्वल लाइंस है और अपने मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब इनके हमने एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना इन ऑर्डर, तो वो एक स्क्वायर फॉर्म करता है। ये मुझे प्रूव करना है। समझ में आ गया? ये समझ में आया ना? चलो अब इतना हमने अगर फिगर को ड्रॉ कर लिया है, नेक्स्ट विल राइट गिवन। अब मुझे क्या क्या पता है या क्या क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल ABCD, diagonals AC is equal to BD, AC is perpendicular to BD at O,
ज्यादा अच्छा ये रहेगा ना, इसको ऐसे डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, राइट। AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू, समझ में आ गया बच्चे इतना सबको, राइट। अब हमें करना है टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स इक्वल या ऑल साइड्स इक्वल, और उसके अलावा ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, या कोई भी एक एंगल 90 बना दे, ठीक है। हाउ कैन आई प्रूव एडजेसेंट साइड्स इक्वल, दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स लो, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, वेरी गुड। समझ में आ गया, जैसे अपने रोम्बस का किया था, अगर याद होगा हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, रोम्बस प्रूव कर दिया था हमने, ठीक है ना। बिल्कुल सेम रोम्बस प्रूव करना है हमें। हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करेंगे, तो उसके लिए ना मैं दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेती हूँ, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। AO इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। AOC क्यों इक्वल है, गिवन है, हमने लिखा था गिवन में, है ना। OD क्यों इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। और ये हम क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, कौन से रूल के साथ कॉन्ग्रुएंसी आएगी, SAS। और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू CD, और क्या लिखेंगे, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद ना घूमना है, कैसे, सिमिलरली ये दो ट्रायंगल ले लिए, ये दो ले लो, ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर मैंने COD लिखा है ना तो COB लिखूंगी, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मत छोड़ना, है ना। CO के इक्वल है, सॉरी यहाँ से मैंने गलत मार्क कर दिया ना इसको, CO के इक्वल है, OD OB के इक्वल है, और CD CB के इक्वल है, ठीक है। तो एक थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये समझ में आना शुरू होगा। मेक श्योर आप 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आता तो मुझे बता देना, तो इसमें लिख लेंगे, और CD इज इक्वल टू CB। अब ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, इन दोनों को भी ले लो, सिमिलरली ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। देखो मैंने COB लिखा तो OC के साथ कॉमन वाला पार्ट था AO, तो मैंने AOB लिखा, और CB इज इक्वल टू AB। अब ये 1, ये 2 और ये 3, तो फ्रॉम 1 2 3 AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू, समझ में आ गया। समझ में आ गया हमें इतना, ठीक है। तो ऑल साइड्स ऑफ ABCD आर इक्वल, देयरफॉर ABCD क्या बन जाएगा, इज अ रोम्बस। इतना लिख लिया हम सबने, ठीक है। बिकॉज आई इरेज दिस, मैं ये वाला इरेज करूंगी, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, टेक योर टाइम, राइट डाउन, और जिसने लिख लिया वो रिवाइज कर लो। कर दो इरेज। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री।
और जब आप रिवाइज करते हो ना तो दोबारा से पढ़ना नहीं है, एक बार खुद सोचना कि हमने क्या किया था विदाउट रीडिंग। एक बार खुद अपने माइंड से मतलब एक तरह से रिवाइज करना है माइंड में ही कि क्या लिखा था और क्या लिखा था। अगर कुछ स्टेप भूलता है तो उसको चेक करो बस। अगर स्टार्टिंग भूलती तो स्टार्टिंग को चेक करो, ठीक है। उसके बाद बार बार नहीं पढ़ना, उसको सिर्फ देखना है। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे आई हैव टू प्रूव इट 90। 90 के लिए ना मैं क्या करूंगी, बड़े वाले दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स, 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मैं दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेती हूँ। कौन से वाले? जिनका एक बेस सेम होता है। हाँ, एबीडी बोला, चलो। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल, एडजेसेंट नहीं लेने बच्चे, ये वाले बेस सेम हो जिनका, तो एबीसी, एबीडी और सीबीडी अगर लेते हैं 90 डिग्री कैसे प्रूव करोगे? ये 90 कैसे आएगा? ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ही है आपस में, ठीक है। आपने ऑल साइड्स इसको इक्वल कर दिया, राइट। फिर आपके पास ये कॉमन है और ये भी इक्वल है, या सारी मतलब ऐसे ऐसे प्रूफ तो कर ही दिया है हमने। तो मुझे बताओ उससे 90 कैसे आएगा? आपका ये आएगा कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है। ऑपोजिट एंगल से वैसे भी इक्वल होते हैं रोम्बस के, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जिनका बेस सेम है, बिकॉज देखो 90 डिग्री कैसे प्रूव कर सकते हो? आपके पास है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम है 180, तो यहां से मैं 90 लेकर आ सकती हूँ अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बेस ए बी के साथ दो ट्राइंगल्स बनते हैं, किसी भी एक बेस को पकड़ लो, चाहे बीसी को पकड़ लो। ए बी को लिया, ए बी के साथ दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ए बी डी, और दूसरा मैंने लिया है बी बी ए सी। समझ में आ गया? ए बी डी एंड बी ए सी, क्लियर हो गया? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन। समझ में आ गया इतना? अभी क्लियर? ये थोड़ी सी चीजें जैसे हाईलाइट वाले पॉइंट्स होते हैं कि मैं इस चीज को यूज करूंगी इसमें, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे ईच एंगल 90 लेना है। इन दोनों को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो मेरा ईच एंगल 90 बन जाएगा। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बेस ए बी के साथ दो ट्राइंगल्स लेती हूँ, एबीडी एंड बीएसी। ए बी इज इक्वल टू बी ए, फिर उसके बाद क्या आएगा, बी डी इज इक्वल टू ए सी, दिस वॉज गिवन। और फिर क्या होगा अपने पास, AD इज इक्वल टू BC। क्या लिखोगे इसमें, प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle BAC। कौन सा रूल लगाएंगे, SSS। एंगल DAB is equal to angle CBA, ठीक है। मतलब जैसे मर्जी लिखता ना, मेन में ये वाला एंगल ले, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। ऑल्सो क्या लिखेंगे, एंगल DAB प्लस एंगल CBA क्या बनाते हैं सब, 180, क्योंकि दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। लिख दिया हमने ये। अब दोनों इक्वल है तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 2x इज 180 डिग्री। x कितना आ गया, 90। अब इसके बाद वो 1 मार्क वाली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इतना ना सब कर लोगे, वो लास्ट में आके ना लिखना हम भूल जाते हैं। हमें नहीं होता कि नहीं लिखना, या नहीं लिखा, या ध्यान में नहीं है। देखो, ABCD इज अ रोम्बस विद एंगल DAB as 90 degree. Therefore, ABCD is a समझ में आ गया? एक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाता है तो वो रेक्टेंगल बनेगा। रोम्बस में एक एंगल 90 हो गया तो वो स्क्वायर बन जाए। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। मैंने कहा ये 90 है तो आप कहोगे मैम ये भी 90 है, फिर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये 90 है, ये भी 90, ठीक है। तो एक एंगल 90 प्रूव करना काफी है। समझ में आ गया? जस्ट सी थ्रू इट। एंड क्वेश्चन नंबर 6,
पढ़ो एक बार फिर स्टार्ट करेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ABCD का डायगोनल कौन सा, AC डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। यूजुअली पैरेललोग्राम में ना सिंपल सा पैरेललोग्राम दिया हो, एंगल बाइसेक्ट नहीं करता, डायगोनल कभी भी एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। वो क्यों, क्योंकि वो फोल्डिंग नहीं होती उसकी। एंगल बाइसेक्ट होगा ना तो प्रॉपर फोल्डिंग में जो साइड्स है वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता तो एंगल बाइसेक्टर डायगोनल नहीं है। तो कहता है अगर ऐसा है कि अगर एंगल जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो शो करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ गया कि एंगल C को भी बाइसेक्ट किया जा रहा है, ये हमें शो करना है। और फिर उसके बाद बताना है कि ऐसा कब होगा, जब वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। राइट, चलो कैसे करेंगे इसको। कॉन्ग्रुएंसी और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले तो गिवन लिखो, गिवन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, AC बाइसेक्ट एंगल C, ABCD is a rhombus। स्टार्ट करें प्रूफ। गिवन लिख लिया, गिवन टू प्रूफ सबने। प्रूफ में व्हाट आई फाइंड थोड़ा सा इजी रहेगा, या जो ठीक रहता है, इंस्टेड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आई विल यूज पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। If I say AB is parallel to DC and AC is transversal, AB is parallel to DC, AC is the transversal, कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर मुझे एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल करना है, ये दो एंगल्स लेने हैं, तो AB और CD लेकर AC डायगोनल लेना होगा। तो अब आप खुद बताओ कि अगर मुझे एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव करना है, अगर ये फॉर्म करते हैं तो कौन सी पैरेलल लाइंस बनेगी, AD एंड CB। समझ में आ रहा है, देखो ना, क्योंकि एंगल 1 के साथ जो एक साइड है वो AD है, AB कहीं भी नहीं है उसकी। तो हम लिखेंगे AD इज पैरेलल टू CB एंड ट्रांसवर्सल वही रहेगी, AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और ये क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया। और मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आता है यूक्लिड्स का रूल।
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 to 3 एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के, ठीक है। और AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? राइट, फर्स्ट पार्ट प्रूव है, अब प्रूव करना है रोम्बस है। रोम्बस के लिए हमें क्या करनी होती है? ऑल साइड्स ही, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है ही है वो, है ना। पैरेललोग्राम दिया है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो उसने क्या कहा, कैन आई से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। आप लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ट्रायंगल का नाम लिख रही हूं, ट्रायंगल ABC, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। हाँ जी, क्या लिखेंगे आप? Therefore AB is equal to BC। 2 और 3 इक्वल है, 3 के ऑपोजिट और 2 के ऑपोजिट, ठीक हो गया। एक एंगल की दो आर्म्स है, जो आर्म उसने नहीं ली हुई वो साइड लिखेंगे। दूसरे एंगल से एंगल 3 है, इसकी भी दो आर्म्स है, जो नहीं ली साइड इसने, वो है AB। तो हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल्स टू BC, राइट। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ, वही अब एक नंबर वाली लाइन जो हमारी, adjacent sides of parallelogram ABCD are equal, therefore ABCD is a hence second part proved। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी मुश्किल आती है थोड़ी सी इसमें, क्योंकि वो पहले वाले केस में बनती नहीं ना, साइड्स इक्वल नहीं होती, इसलिए हम इसमें लेते हैं। अदरवाइज आप उससे भी कर सकते हो, पर इसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल्स में नहीं लिखी जाती, ठीक है। आप अगर इन दोनों को लेते हो तो आपके पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी आ जाएगा, ठीक है ना। पर उसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में हाँ मुश्किल आती है। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 था नहीं 6 था, 7। कल आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी हो जाएगी, कल क्लास है 4:30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus, show that diagonals AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो अब मुझे रोम्बस बताना है, रोम्बस बना हुआ है, उसके डायगोनल्स उसके एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। एक डायगोनल का प्रूव कर देंगे, दूसरा सिमिलरली में जाएगा, ठीक है। पहले तो रोम्बस ड्रॉ करो। So ABCD is a rhombus, AC and BD are the diagonals। To prove AC bisects angle A, AC AC bisects angle A and angle C, BD bisects angle B and angle D, ठीक है। So basically I need to prove these two angles equal।
क्या करें? AOD और COD एंगल अगर मैं AOD और COD और AOD और AOB को ना ले लूं, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। इन दोनों को ले लूंगी तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। वही लोगे ना, जिसको आपने मार्क किया उसको लोगे ना। आई कैन नॉट टेक दीज टू, तब मैं BD के साथ ले रही हूँ। अगर आप BD को देख रहे हो, लेट अस प्रूव दैट ओनली, ठीक है। अगर वो इजी लगता है, वर्टिकल व्यू हमें इजी लगता है, तो मैं इन दोनों को लेती हूँ, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 एंगल 4। तो मैं लूंगी इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, AO is equal to CO, OD is equal to OD, and AD is equal to C. Diagonals of rhombus bisect each other. Common adjacent sides of therefore triangle AOD is congruent to triangle COD. कौन सा रूल लगेगा? SSS, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, CPCT, AC bisects angle, sorry, BD bisects angle D. Similarly, triangle AOB is congruent to triangle COB, or angle 3 is equal to angle 4. BD bisects angle D. ठीक है, राइट। और फिर क्या लिखेंगे? Similarly, we can prove that AC bisects. We can prove that AC bisects angle A and angle C. इतना क्लियर हो गया? एंगल 3 is equal to angle BD bisects angle BD. हाँ, बिल्कुल ठीक है। Similarly, we can prove that AC bisects angle A and angle C. Hence, question number 7 done. Question number 8 नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, कल करवाऊंगी। कल क्लास होगी